IFSC Bank, they are located in a gift city and they operate as a foreign bank within India. और ये NRI और नॉन रेजिडेंट से डॉलर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. सो इट एक्सेप्ट डॉलर डिपॉजिट फ्रॉम NRI. नाउ बैंक डॉलर लोन दे सकता है. बैंक कैन प्रोवाइड डॉलर लोन, राइट. तो बैंक डॉलर लोन दे सकता है और नॉन रेजिडेंट को भी दे कैन गिव डॉलर लोन टू द नॉन रेजिडेंट और दे कैन गिव द डॉलर लोन टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटी. सो ये डेटा है आपके स्क्रीन पर दे रखा है. दिस डेटा हैव बीन गिवन. नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा सम क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन इज दैट which of the following, right, which loan proposal, question they have asked that which loan proposal can this IFSC bank sanction. कौन सा आपके सामने 3 लोन प्रपोजल दिया हुआ है A, B and C. So you have to answer which loan proposal will this IFSC Global Age IFSC bank sanction. More than one option can also be correct. एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है. पहला ऑप्शन कर रहा है लोन टू एन इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर बाइंग मशीनरी अब्रोड फॉर डोमेस्टिक यूज. यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर को लोन देना अब्रोड से मशीनरी बाय करने के लिए. ऑप्शन बी कर रहा है कि लोन टू एन इंडियन एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल. यानी इंडियन एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देना. दैट इज व्हाट ऑप्शन बी इज टेलिंग अबाउट. एंड ऑप्शन नंबर सी इज अबाउट ऑप्शन नंबर सी लोन टू यूएस बेस्ड ट्रेडिंग हाउस फॉर इन्वेंट्री फाइनेंसिंग इन इंडिया. यानी यूएस बेस्ड ट्रेडिंग हाउस को इंडिया में इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए. सो दीज आर द 3 ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड A, B, C. तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है कि IFSC जो कि गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है वो कौन सा लोन प्रपोजल सैंक्शन कर सकता है. दैट इज द क्वेश्चन. तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि IFSC बैंक जो है, राइट, IFSC बैंक रेजिडेंट बोरोवर को किस पर्पस के लिए लोन देता है. प्लीज टेल मी. Suppose we have an IFSC bank, so they give loan to the resident borrower for which purpose? Please tell. मैं आपको ऑप्शन देता हूं. Is it only for trade purpose? Is it only for trade purpose? और ऑप्शन नंबर बी any other purpose? Please write in the chat box. आपके स्क्रीन पर एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, अपना रिस्पॉन्स हम तक पहुंचाइए, राइट. सो प्लीज लेट मी नो दैट IFSC जो लोन देती है रेजिडेंट बोरोवर को किस पर्पस के लिए देती है. ट्रेड ओनली या कोई और भी पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए. तो दोस्तों सही जवाब है आपका कि जो रेजिडेंट बोरोवर है इनको सिर्फ ट्रेड फाइनेंस अलाउड है. प्लीज याद रखिएगा IFSC जो लोन देती है रेजिडेंट बोरोवर को दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर ट्रेड पर्पस. अब आइए नॉन रेजिडेंट बोरोवर पे आते हैं. नॉन इज कम टू द नॉन रेजिडेंट बोरोवर. अब ये बताइए कि क्या, देखिए, नॉन रेजिडेंट बोरोवर को लोन फॉर एनी बिजनेस पर्पस अलाउड है क्या. सेम क्वेश्चन हम यदि आपसे पूछे कि बताओ हमारा यदि नॉन रेजिडेंट बोरोवर है उसको जो IFSC लोन देगी वो किस पर्पस के लिए देगी. इज इट फॉर ट्रेडिंग पर्पस और एनी पर्पस. सेम क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको. IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये जो हमारा लोन देती है किसी नॉन रेजिडेंट बोरोवर को किस पर्पस के लिए देगी. तो दोस्तों याद रखिएगा इसका भी सही जवाब है एनी पर्पस, एनी बिजनेस पर्पस के लिए लोन अलाउड होता है. तो रेजिडेंट को ट्रेड पर्पस के लिए और नॉन रेजिडेंट को एनी पर्पस के लिए. यही इस क्वेश्चन का हर्ट है. अब आइए क्वेश्चन में वापस लौटते हैं. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट लोन टू इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर बाइंग मशीनरी अब्रोड फॉर डोमेस्टिक यूज. तो ये लिखा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर मतलब कि रेजिडेंट है, राइट. यानी रेजिडेंट बोरोवर को, राइट, परचेज ऑफ डोमेस्टिक यूज. क्या ये ट्रेड रिलेटेड है. नहीं दोस्तों ये ट्रेड रिलेटेड नहीं है. डोमेस्टिक यूज लिखा है ना. दिस इज नॉट अ ट्रेड रिलेटेड बिकॉज मशीनरी परचेज ट्रेड फाइनेंस नहीं होता, राइट. सो ऑप्शन ए इज नॉट अलाउड. दिस इज नॉट ट्रेड रिलेटेड, राइट. And that too for domestic use, this is not a trade related. What about option B? Indian exporter, loan to Indian exporter for export working capital. क्या ये trade related है. Yes sir, this is obviously a trade related. Loan to Indian exporter for export working capital. Yes, correct. So export working capital, this is pure trade finance. Export working capital is pure trade finance, right? So option B is allowed. Option B is obviously allowed. What about option C? क्या लगता है आपको कि loan to US based trading house for inventory financing in India? What do you think? Please let me know. Option C के बारे में क्या आपकी राय है. So please let me explain. If you look at the option C, यहाँ पे क्या कर रहा है कि US based trading house. आपको नाम देख के ही लग रहा है दोस्तों कि ये जो US based trading house है, let me erase it.
ये जो यूएस बेस्ड ट्रेडिंग हाउस है ये हमारी नॉन रेजिडेंट है, दिस इज नॉट अ रेजिडेंट, दिस इज द नॉन रेजिडेंट, राइट। और नॉन रेजिडेंट वाले केस में जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट नॉन रेजिडेंट को बैंक क्या लोन दे सकते हैं किसी पर्पज के लिए? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, रेजिडेंट को देगी केवल और केवल ट्रेड फाइनेंस के लिए, नॉन रेजिडेंट को देगी एनी पर्पज के लिए, राइट, फॉर एनी पर्पज। सो यस, this is allowed, right? This is completely allowed. So option number C is allowed, right? So non-resident borrower any business purpose is allowed. So option C भी allowed है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? What we have observed here that two options are correct. Option B and option C both are correct. So the final answer to this question is option B and option number C, right? कौन सा नहीं देगी तो A नहीं देगी। प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। B and C both are correct. So what we learned from this discussion is that you know that IFSC बैंक कैन लैंड टू नॉन रेजिडेंट फॉर एनी पर्पज, किसी पर्पज के लिए लैंड कर सकती है, राइट, लेकिन रेजिडेंट बोरोवर को केवल और केवल ट्रेड फाइनेंस के लिए करेगी। जहां तक बात है डोमेस्टिक मशीनरी परचेज की, सो दिस इज नॉट अलाउड। व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस? व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट फाइनेंस? सो एक्सपोर्ट फाइनेंस यू नो दिस इज अलाउड। नॉन रेजिडेंट बिजनेस लोन, सपोज इट इज नॉन रेजिडेंट बिजनेस लोन, दिस इज ऑल्सो अलाउड। आई होप नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट जो है आईबीयू किस चीज के लिए लोन दे सकती है, किसको लोन दे सकती है, किस पर्पज के लिए लोन दे सकती है। एवरी एस्पेक्ट वी हैव टच्ड हियर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे सेशन। दिस आल्सो पर्टेन्स टू द गिफ्ट सिटी। और दोस्तों ये टॉपिक ना बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, सवाल आता ही आता है हर एक साल, और यदि आप इसे समझ लिए, कंसेप्ट को समझ लिए, निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है दोस्तों कि गिफ्ट सिटी के बारे में कह रहा है कि गिफ्ट सिटी इंडिया का प्राइमर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, आईएफएससी के रूप में ऑपरेट होती है और इनको टैक्स इंसेंटिव वगैरह मिलता है। चलिए, तो ये सब कंसेप्ट आपको दिए गए हैं। द प्लेटफॉर्म कनेक्ट इंडिया 30 मिलियन डायस्पोरा मेंबर, सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द गिफ्ट सिटी दैट दे हैव हाइलाइटेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट आईएफएससी एसईजेड, यू नो व्हाट इज एसईजेड? एसईजेड समझते हैं क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। एसईजेड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन एसईजेड के बारे में सही है, राइट। सो ऑप्शन ए सेज दैट यू नो आईएफएससी कैन ओनली ऑपरेट आउटसाइड एसईजेड एरिया, यानी आईएफएससी केवल एसईजेड एरिया के बाहर ही ऑपरेट हो सकते हैं। बी कह रहा है कि गिफ्ट सिटी जो है एक एग्जांपल है आईएफएससी का विद इन एन एसईजेड। गिफ्ट सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ आईएफएससी विद इन एन एसईजेड। ऑप्शन सी एसटीटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द ट्रांजैक्शन थ्रू आईएफएससी। Option D, IFSC approval require state government nod. What do you think? Which option do you think or above A, B, C or D is correct to the context of IFSC? सबसे पहले एक बेसिक सी बात समझिए। First of all, let's understand the basic matter. Let me explain it. यहां मैं बताता हूं। देखिए, आईएफएससी जो है वो इंडिया का एसईजेड के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। दे कैन ऑपरेट इनसाइड एसईजेड वन ऑल्सो, दे कैन ऑपरेट इनसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑल्सो। अब बताइए गिफ्ट सिटी एसईजेड है या नॉर्मल डोमेस्टिक एरिया है? प्लीज लेट मी नो। इफ यू टॉक अबाउट द गिफ्ट सिटी, वेदर इट इज एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर ए इट इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी नो नॉट एसईजेड। प्लीज लेट मी नो, क्या लगता है आपको? गिफ्ट सिटी क्या एसईजेड है, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और इट इज नॉट एन एसईजेड? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक। इफ इट इज एसईजेड जस्ट टाइप ऑप्शन ए, इफ इट इज नॉट एसईजेड टाइप ऑप्शन नंबर बी। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है दोस्तों कि जो हमारा गिफ्ट सिटी है क्या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही आता है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर आता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका, मैं आपको बता दूं। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज इट इज अ टाइप ऑफ एसईजेड। गिफ्ट सिटी जो है वो एक तरह का एसईजेड है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आप दूसरा एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए कि जो आईएफएससी अप्रूवल है, राइट, आईएफएससी अप्रूवल ये कौन देता है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। माई क्वेश्चन इज हु गिव द आईएफएससी अप्रूवल? Is it a state government or is it central government? Very simple question. You can easily answer. Yes, I am getting the correct response. Yes. The correct answer is,
IFSC अप्रूवल इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एसईजेड एक्ट. एक एक्ट है एसईजेड एक्ट 2000 नंबर 5, 2005 का ये एक्ट है एसईजेड एक्ट. इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूवल देती है. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. आइए क्वेश्चन में वापस लौटते हैं. आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं एक बार देखिए. पहला ऑप्शन कह रहा है कि आईएफएससी कैन ओनली ऑपरेट आउटसाइड एसईजेड इंडिया, एसईजेड एरिया. ये तो गलत हो गया ना. ये क्या कर रहा है कि आईएफएससी जो है केवल सॉरी फ्रेंड्स, एसईजेड एरिया के बाहर ही ऑपरेट होता है. ऑप्शन नंबर ए गलत है. डी को देखिए क्या कर रहा है, आईएफएससी अप्रूवल रिक्वायर्ड स्टेट गवर्नमेंट नॉट. ये भी गलत है. स्टेट गवर्नमेंट की कोई नॉट की आवश्यकता नहीं है, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है. अच्छा, अब थोड़ा सा एसटीटी के बारे में बात कर लेते हैं. एसटीटी जानते हैं ना क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. आइए इसको देखते हैं आईएफएससी के संदर्भ में. लेट्स टॉक अबाउट एसटीटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईएफएससी. तो सबसे पहले दोस्तों ये बताइए कि क्या एसटीटी आईएफएससी ट्रांजैक्शन पर लगता है क्या? मेरा सवाल यही है. डज एसटीटी अप्लाई ऑन द आईएफएससी ट्रांजैक्शन? क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है आईएफएससी के ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो. जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो. क्या लगता है दोस्तों, क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है आईएफएससी के ट्रांजैक्शन पे लगता है? तो सही जवाब है दोस्तों नो. राइट. आईएफएससी में एसटीटी एग्जेम्प्टेड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा. आईएफएससी में एसटीटी जो है एग्जेम्प्टेड है. और ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 98 फाइनेंस एक्ट 2004. राइट. सेक्शन नंबर 98 फाइनेंस एक्ट 2004. So that is the point. STT exempted section number 98 2004. So if you look at the option, come back to the question. What option they have given? So they have given. Let's come back to the question. Here we are. Okay. So option number B. What about option number B? B says that GIFT City is example of IFSC within an STT. Right. What about C? STT is applicable on all the transaction. No. C is wrong. STT is not applicable on all the transaction. So what is the correct answer? Correct answer is option number B. गिफ्ट सिटी इन एग्जांपल ऑफ आईएफएससी विद इन एन एसईजेड. राइट. गिफ्ट सिटी जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है आईएफएससी का एक एसईजेड के अंदर. सो व्हाट इज द फाइनल करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी. राइट. तो दोस्तों याद रखने का एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं. इसको ऐसे याद रखिए, टेस्ट, रोल एंड स्केल. सो टेस्ट रिफॉर्म इन एसईजेड, रोल आउट फाइनेंशियल इनोवेशन एंड स्केल देम नेशनल वाइड लेटर. राइट. सो ये दोस्तों 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट थे कि आईएफएससी जो है एसईजेड एरिया के अंदर ही होगा. और गिफ्ट सिटी एग्जांपल है आईएफएससी एसईजेड के अंदर. एसटीटी एप्लीकेबल नहीं होता है. और आईएफएससी के अप्रूवल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए. राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नॉट नहीं चाहिए. चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है सब कुछ. चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं. दिस ऑल्सो पर्टेन्स टू गिफ्ट सिटी. व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन मोर ऑन दिस टॉपिक? बिकॉज दिस हैज बीन न्यूली एडेड इन द 2023 सिलेबस. ये 2023 के सिलेबस में न्यूली ऐड हुआ था. और दोस्तों हर एक साल इससे सवाल आता है, कम से कम 3 से 4 नंबर का तो सवाल आता ही है. That's why having command over this topic is very much important. Now let's see the question. So basically what this is all about, about Gift City, they offer diverse banking and financial opportunity through its IFSC framework. Wholesale banking, right, is there. We support large value cross-border services. Fine. Then ECB, trade finance, aircraft leasing. Then capital market are there, retail banking are there, treasury functions are there. Now the question they have asked that which IFSC service help a company hedge its USD INR currency exposure without actual delivery of the foreign exchange? Very good question. So they have given you 4 options and you have to select which one, which IFSC service help a company hedge its dollar INR currency exposure without actual delivery of the foreign exchange. So option A, aircraft leasing under wholesale banking. Option B, INR NDF. Option C, structured foreign currency deposit. Option D, AIF investment via IFSC exchange. तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है. आइए इसके पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. सबसे पहले एक सिंपल सा बात समझिए यहाँ पे कि देखिए जब करेंसी हेज करना हो, यहाँ पे दोस्तों करेंसी हेजिंग से रिलेटेड ही सवाल है. जब भी आपको करेंसी हेज करना हो, राइट, पर एफएक्स डिलीवर नहीं करना, यू हैव टू हेज द करेंसी but you do not have to deliver the foreign exchange, right?
तब इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बताइए तो दोस्तों, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज फॉर दिस पर्पज? हमें करेंसी हेज करना है, राइट, बट वी डू नॉट वांट टू हेज एफएक्स डिलीवर। सो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आप बताइए? एक्चुअल डॉलर आता जाता है या सिर्फ डिफरेंस सेटल होता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं डिफरेंस सेटल होगा, और दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं एक्चुअल डिलीवरी होगा। बताइए दोस्तों, क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि करेंसी आप हेज करना है, एफएक्स डिलीवर नहीं करना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एक तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि डिफरेंस, कि केवल डिफरेंस सेटल होगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं कि एक्चुअल डिलीवरी होगा। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है आपका। इस पार्टिकुलर केस में हमारा जो है सिर्फ डिफरेंस सेटल करना होता है इन INR। ओनली थिंग वी हैव टू डू इज टू सेटल द डिफरेंस। ओनली थिंग वी हैव टू डू इज द सेटल द डिफरेंस इन INR, राइट। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। तो करेंसी हमें हेज करना है, प्रोटेक्ट करना है, एफएक्स डिलीवर नहीं करना है, सो ओनली डिफरेंस हैज टू बी सेटल्ड। अब दूसरी बात आती है एनडीएफ के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। इसको समझिए ये क्या होता है। देखिए, एनडीएफ क्या है कि फ्यूचर रेट फिक्स कर लो पर डॉलर देना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस INR में सेटल होगा। मतलब आपने क्या किया कि एनडीएफ का मतलब यही होता है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड होता है कि फ्यूचर रेट आपने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक है, पर डॉलर आपको देना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू गिव द डॉलर, सिर्फ प्रॉफिट लॉस INR में सेटल करना है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आज आप जो है डॉलर INR 84 रुपीज पर फिक्स कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में मान लीजिए रेट 86 रुपीज हो गया, तो आपको डॉलर नहीं देना, यू नीड नॉट टू गिव द डॉलर, राइट, सिर्फ INR का डिफरेंस सेटल होता है। ओनली INR डिफरेंस गेट सेटल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, रिस्क हेज हो जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा, ठीक है। फेयर रिस्क विल गेट हेज, देयर इज नो डिलीवरी। आपको डिलीवर नहीं करना है, आपने फ्यूचर रेट को फिक्स कर लिया, आपने रेट फिक्स कर लिया कि चलो हम ऐसा है कि हम $1 को 84 INR में देंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में मान लीजिए रेट बढ़ के 86 हो गया, तो आपको डॉलर देना नहीं है, जो डिफरेंस है 84-86 का, सिर्फ INR का डिफरेंस सेटल होगा। रिस्क तो हेज हो गया ना आपका, डिलीवरी कुछ हुआ नहीं। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो अब ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। हमने दो कंसेप्ट यहां से समझे, करेंसी हेज क्या होता है, एनडीएफ क्या होता है। अब आइए इसी कंसेप्ट को हम लोग ना क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है वही कह रहा है कि कौन सा आईएफएससी सर्विस जो है कंपनी को हेल्प करता है अपने डॉलर INR करेंसी एक्सपोजर को हेज करने के लिए बिना फॉरेन एक्सचेंज को डिलीवर किए। तो पहले मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको, अब आइए अब तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन ए करा एयरक्राफ्ट लीजिंग। अब आप बताइए एयरक्राफ्ट लीजिंग का करेंसी हेज से क्या लेना देना जी? कोई लेना देना नहीं है, ये तो होलसेल बैंकिंग एक्टिविटी है, समझे, हेज इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बी कर रहा है INR एनडीएफ। जी हाँ दोस्तों, यही तो है, यही तो सही जवाब है। अभी तो मैंने आपको बताया, यही तो टूल होता है। आपको जब भी डॉलर INR हेज करना हो, व्हेनेवर यू हैव टू हेज द डॉलर INR, नो डिलीवरी, राइट, केवल INR सेटलमेंट होगा, देयर विल बी नो डिलीवरी, ओनली INR सेटलमेंट। परफेक्ट मैच है, राइट। एनडीएफ इज द राइट चॉइस, बी इज द करेक्ट वन। व्हाट अबाउट सी, स्ट्रक्चर्ड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट से हेज होता है क्या? क्या कभी भी डिपॉजिट से हेज होता है? नहीं, डिपॉजिट से कभी हेज नहीं होता। डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। जो हमारा डिपॉजिट होता है ना दोस्तों, इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ हेजिंग टूल। सो ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट डी? डी इज टेलिंग यू AIF इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये करेंसी हेज का काम करता है क्या? नो सर, इट नेवर वर्क लाइक अ करेंसी हेज। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा बात याद रखिएगा, एनडीएफ होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, इसको ऐसे भी याद रखिए, नो डिलीवरी फॉरवर्ड। बस इसी से याद हो जाएगा कि देखो ये करेंसी हेज करना है, कोई फॉरेक्स डिलीवरी नहीं करना है, INR डिफरेंस का सेटलमेंट होगा, दैट्स इट। और दूसरी बात एक और चीज याद रखिएगा, होलसेल बैंकिंग प्लस कैपिटल मार्केट इज द IFSC प्रॉफिट इंजन, ठीक है। तो देखिए, यदि ये जो हमारा एनडीएफ है ये प्रॉफिट इंजन नहीं है, ये तो जस्ट एक रिस्क मैनेजमेंट का बैकबोन है, रिस्क को मैनेज करने के लिए, हेज करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो असली प्रॉफिट कहां से आता है? होलसेल बैंकिंग से और कैपिटल मार्केट से। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये भी हमारा IBU से रिलेटेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यहां पे दोस्तों सवाल है कि IFSC एक्सिस बैंक के बारे में बोल रहा है कि एक फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज इंडियन बैंक है, वो एक IFSC IBU बनाना चाह रहे हैं, IFSC बैंकिंग यूनिट बनाना चाह रहे हैं गिफ्ट सिटी में।
तो सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आईएफएससी बैंकिंग यूनिट. ऑप्शन नंबर ए, एनी इंडियन बैंक कैन ओपन मल्टीपल आईबीओ इन द सेम सिटी in the same IFSC. IBU must maintain CRR SLR on their liability. Minimum capital requirement for IBU is $20 million and RBI approval is not required for IBU setup. बहुत अच्छा सवाल है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग IBU का क्या है. सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं. Let's first of all see the simple definition. What is IBU? तो दोस्तों देखिए IBU क्या है दोस्तों, ये इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच है but located inside India, right? So whenever I say IBU, you can think of this like, foreign branch of what? Foreign branch of Indian bank. It is a foreign branch of Indian bank and it is located inside India. Located inside India, please remember it. तो ये फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज बैंक ही खोल सकते हैं, राइट? तो फॉरेन ऑथराइज बैंक ही IBU को खोल सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल, ठीक है. तो जो फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज बैंक है ना, वही IBU को खोल सकते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रूल आई एम टेलिंग यू, लेट मी राइट इट डाउन. सो द पॉइंट इज दैट आप बताइए एक इंडियन बैंक कितने IBU ओपन कर सकते हैं एक IFSC के अंदर? मेरा ऑप्शन है 1 या मल्टीपल. मान लीजिए कोई इंडियन बैंक है, वो एक IFSC के अंदर कितने IBU ओपन कर सकते हैं? एक ही ओपन कर सकते हैं या बहुत ज्यादा ओपन कर सकते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है only one IBU पर बैंक पर IFSC. प्लीज नोट इट डाउन. केवल एक ही IBU होगा एक बैंक में पर IFSC. व्हाट नॉन क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 3. एक स्कोरिंग पॉइंट है दोस्तों. IBU को ना फुल एग्जाम्पशन मिलता है. दे गेट फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम व्हाट? They get full exemptions from maintaining CRR and SLR, right? कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं है, right? तो CRR SLR इनको मेंटेन ही नहीं करना है. They do not maintain the CRR SLR. Very important. And one more point, let me tell you. Let me also tell you one more point. Right? What about the capital requirement? Capital requirement के बारे में क्या बात है कि RBI की गाइडलाइन कहती है. What RBI says that minimum capital जो IBU को मेंटेन करना है. How much minimum capital they have to maintain? Please let me know. Which is the $20 million. And who will fund this $20 million? They will be funded by the parent company or parent bank. Fine. तो ये कैपिटल $20 million है, एग्जैक्टली $20 million है. और पांचवी बात कि देखिए RBI अप्रूवल, मतलब IFSC में यदि आपको IBU खोलना है, IFSC के अंदर IFSC बैंकिंग यूनिट खोलना है, तो उसके लिए RBI अप्रूवल चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है. यू नीड RBI अप्रूवल. RBI nod is required, right? Now let's see the option that they have provided. I have given you all the concept. Now you apply the concept in the question and you can easily solve it. Option number 3, it says that any Indian bank can open multiple IBU in the same IFSC. No, that's wrong. It is completely incorrect. Option number A is incorrect. Why? Because an Indian bank can open only one IBU in the same IFSC. What about B? IBU must maintain CRR SLR on their liability. What do you think about it? Do they have to maintain CRR SLR on their liability? So I already told you that they need not maintain CRR SLR, right? They are completely exempted from maintaining it. What about C? Minimum capital requirement for IBU is $20 million. Yes, correct. RBI approval is not required. Wrong. So what is the correct answer? C is the correct answer. So what we have learned, that first of all, forex authorization. See, forex, remember the keyword. Let me highlight it. First one is the forex authorization. 1 IBU per IFSC. RBI approval is required. Right. So these are the key points. So remember like this, IBU is the Indian bank abroad but located in India. I hope till now everything is crystal clear. Now let's switch our focus to the next question. Very interesting question it is. Right. तो एक रियल एग्जाम टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सिनेरियो कुछ ऐसा है कि देखिए ग्लोबल टेक पार्टनर है GTP, एक यूएस बेस्ड एनआरआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, आई बोलते हैं इनको. यूएस बेस्ड एनआरआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है. ये IBU को अप्रोच करते हैं मुंबई में. ठीक है. GTP ने 2 चीजें मांगी. क्या क्या चीजें मांगी जी? एक तो सेविंग बैंक अकाउंट मांगा और दूसरा लोकल चेक मांगा टू सेटल द 5 लाख ब्रोकर पेमेंट. IBU ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया. IBU हैव रिजेक्टेड द बोथ. और उन्होंने क्या किया, IBU ने एक फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट ओपन किया GTP के लिए एंड रूटेड द पेमेंट वाया स्विफ्ट ट्रांसफर. सवाल ये है कि IBU ने इन रिक्वेस्ट को क्यों रिजेक्ट किया
ऑप्शन नंबर ए, IBU कैन नॉट सर्व एनआरआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. ऑप्शन नंबर बी, IBU are prohibited from such offering SB account. They only allow FC account, escrow account. Option C, IBU do not process transaction under 10 lakh via check. Option D, GTP lacked Indian registration. क्या लगता है दोस्तों, आप ना गेस बताइए, A, B, C या D. Just type in the chat box. Which option do you think is the correct one? Right? Why the rejection is valid? On what basis can you say? So first of all, let's go through the core concept behind this question, and once the concept is clear, you can easily solve any question based on the concept. Let's have a look. तो देखिए दोस्तों, IBU को मैं आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जो IBU होता है, राइट, ये होलसेल बैंकिंग करता है. ये होलसेल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है. होलसेल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है. कोई रिटेल प्रोडक्ट नहीं, नो रिटेल प्रोडक्ट. प्लीज याद रखिएगा. अब आप बताइए, क्या IBU सेविंग अकाउंट देता है क्या? डज IBU गिव सेविंग अकाउंट? यस और नो टाइप कीजिए. तो आपको यदि लग रहा है कि देता है तो यस लिख दीजिए, नहीं लग रहा है तो नो लिख दीजिए. जी हाँ दोस्तों, आपको देखो, सोचिए ना कि सेविंग अकाउंट एक तरह का रिटेल प्रोडक्ट है. अभी मैंने आपको बताया कि ये होलसेल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है. पहले ही बताया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये होलसेल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है और सेविंग अकाउंट एक तरह का रिटेल प्रोडक्ट है. तो रिटेल प्रोडक्ट नहीं अलाउ होगा, ये प्रोहिबिटेड है. दिस इज नॉट अलाउड. अब ऐसे भी सोचिए कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि देखिए, IBU जो है केवल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है, इन्हीं ये होलसेल फॉरेन बैंकिंग यूनिट है, ये रिटेल प्रोडक्ट को कभी अलाउ नहीं करता, तो सेविंग बैंक अकाउंट नहीं अलाउ करेगा. व्हाट अबाउट द रूल फॉर चेक फैसिलिटी? यस, लेट्स हैव अ लुक एट द चेक फैसिलिटी. क्या चेक फैसिलिटी अलाउड होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि IBU जो है कभी भी चेक इशू नहीं कर सकता. उनका इंटायर ट्रांजेक्शन मॉडल फुल्ली डिजिटल होता है. ये पूरा का पूरा डिजिटल मोड होता है, राइट. केवल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, आपने वायर ट्रांसफर का नाम सुना होगा, ठीक है. लोकल चेक अलाउड नहीं होता, बिल्कुल नहीं अलाउ होता है. नो कैश नो चेक, ओनली डिजिटल. ना चेक होगा ना कैश होगा, सब कुछ डिजिटल मोड में होता है, ठीक है. अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं. हमने कंसेप्ट देख लिया अभी. नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शन. विच ऑप्शन इज करेक्ट? So what option they have given? Let me move to the, yes, this is the question. So option number A, that IBU cannot serve NRI in NRI institutional investor. Actually आप बताइए, क्या IBU NRI इन्वेस्टर को सर्व करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर्व करते हैं. ये तो कहना गलत है कि नहीं सर्व करते. सी को देखिए पहले. सी कह रहा है कि IBU do not process transaction under 10 लाख. क्या ये लिमिट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है क्या कि 10 लाख के नीचे चेक के माध्यम से नहीं करेंगे? नहीं दोस्तों, ये लिमिट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं. बात तो ये है कि चेक अलाउड ही नहीं है. चेक पूरा का पूरा बैन है. चेक इज नॉट अलाउड. व्हाट अबाउट डी, GTP लैग इंडियन रजिस्ट्रेशन? क्या ये रीजन दिया गया है? नहीं दोस्तों, आई रिजेक्ट किया क्योंकि प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन है, कोई रजिस्ट्रेशन की वाली दिक्कत है ही नहीं. व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? यस, बी इज करेक्ट. परफेक्टली मैच कर रहा है. देखिए, कोई सेविंग अकाउंट नहीं दे सकती, फिर उसके बाद कोई चेक फैसिलिटी नहीं दे सकती, उसके बाद केवल और केवल फॉरेन करेंसी अकाउंट रहेगा, और केवल स्विफ्ट या ई ट्रांसफर होगा. बस ये सब ध्यान रखना है. समझ में आया दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर. इसके लिए रूल याद रखिएगा, नो सेविंग अकाउंट, नो चेकबुक, राइट, नो कैश, केवल क्या होगा? ट्रांसफर होगा. समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. वेरी गुड क्वेश्चन इट इज. बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से. तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग IBU के एक्सपोजर लिमिट, नॉस्ट्रो के रूल और KYC कंप्लायंस, ये तीनों टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. आइए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है. देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का IBU है के पास टीयर 1 कैपिटल है, मान लीजिए 2200 करोड़, ठीक है. PNB का टीयर 1 कैपिटल दे रखा है 2000 करोड़, ठीक है. और IBU का टीयर 1 कैपिटल दिया हुआ है. और उसके बाद कर रहा है कि देखो, एक UAE बेस्ड कॉर्पोरेट लोन मांगता है 220 करोड़ का. मतलब यूनाइटेड अरब इमारात में कोई ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप, वो बोलता है कि हमको 220 करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन दे दो. वो चाहता है कि लोन पूरा का पूरा 220 करोड़ मिले, और IBU अपना डोमेस्टिक ब्रांच नॉस्ट्रो यूज करने का लिखा है कि आज टू यूज द IBU डोमेस्टिक ब्रांच नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर एन ऑनसोर डॉलर. मतलब कि IBU है पंजाब नेशनल बैंक का, ये अपना डोमेस्टिक ब्रांच नॉस्ट्रो यूज करने दे ऑनसोर डॉलर INR ट्रेड के लिए. फिर कह रहा है कि अपडेटेड बेनिफिशियल ऑनर KYC भी नहीं देते, राइट. इंसिस्ट ऑन फुल RBI KYC. तो अब सवाल ये कर रहा है कि IBU क्या करता है? लोन कैप किया,
नॉस्ट्रो अकाउंट। अब देखिए सवाल है क्या कि व्हाई डिड आईबीओ डू दिस। आईबीओ ने क्या किया कि आईबीओ ने लोन को कैप कर दिया 200 करोड़ पे, नॉस्ट्रो अकाउंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि देखो केवाईसी वेरिफिकेशन फुल आरबीआई कंप्लायंट केवाईसी वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो है अपडेटेड बेनिफिशियल ओनर केवाईसी डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं। तो ये सब आईबीओ ने किया। अब सवाल है कि कौन सा रेगुलेटर ऐसा क्यों किया आईबीओ ने, राइट। ऑप्शन ए कर रहा है कि 10% एक्सपोजर कैप है, फिर सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट है और आरबीआई का ईमेल केवाईसी नॉर्म है। बी कर रहा है कि यूएई क्लाइंट पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, नहीं दे सकते लोन। सी कर रहा है कि लोन कैप जो था लिक्विडिटी अबव 200 करोड़, और डी कर रहा है कि आईबी में कोई लिमिट ही नहीं है, तो आर्बिट्ररी डिसीजन है। तो चलिए आइए पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इसके रिलेटेड क्या नियम है, राइट, रूल क्या कहता है ऐसे केस में, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखिए कि आप बताइए लोन कैप का कुछ रूल है क्या। आईबीयू का ग्रुप बॉरोवर एक्सपोजर लिमिट कितना होता है, ये तरह का ग्रुप बॉरोवर ही है। आईबीयू का ग्रुप बॉरोवर एक्सपोजर लिमिट कितना है, तो दोस्तों आपको पता होगा ये होता है 10% ऑफ टीयर 1, ठीक है। अब आइए टीयर 1 कैपिटल कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, टीयर 1 कैपिटल हमें दे रखा था 2000 करोड़, ठीक है। तो कैप कितना हो जाएगा 10% ऑफ 2000 यानी कि 200 करोड़, समझे। तो अब यहाँ पे 220 करोड़ की बात हो रही है। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए यहाँ बात हो रही है कितनी की 220 करोड़ की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया 200, ये ग्रुप है ना, ग्रुप है, ग्रुप ने 220 करोड़ रिक्वेस्ट किया। क्या ये अलॉट होगा, बिल्कुल नहीं अलॉट होगा जी, क्योंकि 200 करोड़ ही मैक्सिमम है, ठीक है। फिर नॉस्ट्रो रूल पे आ जाते हैं। अब देखिए आईबीयू का नॉस्ट्रो रूल क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो इफ यू टॉक अबाउट द नॉस्ट्रो रूल हियर, लेट मी जस्ट राइट डाउन द नॉस्ट्रो रूल हियर। तो नॉस्ट्रो रूल क्या कहता है दोस्तों कि क्या आईबीयू डोमेस्टिक ब्रांच का नॉस्ट्रो यूज कर सकते हैं, कैन आईबीयू यूज द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ द डोमेस्टिक ब्रांच, क्या ये डोमेस्टिक ब्रांच के नॉस्ट्रो अकाउंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों सही जवाब है नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि रूल यही कहता है कि आईबीयू जो है सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करे, आईबीयू शुड मेंटेन सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच नॉस्ट्रो कैन नॉट बी यूज, प्लस आईबीयू आर बैन फ्रॉम ऑनशोर डॉलर आईएनआर मार्केट। पहली बात सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट यूज करें, डोमेस्टिक वाला जो नॉस्ट्रो है, डोमेस्टिक वाला नॉस्ट्रो कैन नॉट बी यूज। और दूसरी बात कि आईबीयू जो है ऑनशोर डॉलर आईएनआर मार्केट यूज ना करे, ठीक है। इसीलिए नॉस्ट्रो का जो एक्सेस रिक्वेस्ट है उसको उसने रिजेक्ट किया, क्योंकि डोमेस्टिक वाला नॉस्ट्रो अकाउंट यूज नहीं कर सकता, ऑफशोर वाला यूज कर सकता है। चलिए उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट, यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है केवाईसी रूल। तो आपको जरा देखिए कि ये जो यूएई बेस्ड ग्रुप है इसने बेनिफिशियल ओनर केवाईसी दिया नहीं, दे हैव नॉट गिवन द केवाईसी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। अब आप बताइए क्या आईबीयू बिना केवाईसी लोन सैंक्शन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकता। आरबीआई बोलता है कि एमएल सीएफटी गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा बीओ है यानी बेनिफिशियल ओनर का जो केवाईसी है ये तो मैंडेटरी है, ये तो चाहिए ही चाहिए, बीओ का केवाईसी मैंडेटरी है। हाई रिस्क फॉरेन कंपनी इनहांस ड्यू डिलिजेंस, समझे, इसीलिए केवाईसी यदि इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये 3 कारणों से इन्होंने रिजेक्ट किया था, राइट। आई होप तीनों कारण आपको क्लियर है। तो आइए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि आईबीयू कैप द लोन एट 10% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल, एग्जैक्टली। मेंटेन मैंडेटेड अ सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर आईबीयू, एग्जैक्टली, एंड इनफोर्स, यस, ए नंबर करेक्ट है। बी कर रहा है कि आईबीयू रिजेक्टेड द लोन ड्यू टू यूएई क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन एंड डोमेस्टिक नॉस्ट्रो अकाउंट एक्सक्लूसिव, नहीं नहीं नहीं, देखिए यूएई क्लाइंट रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यूएई क्लाइंट का केवाईसी नहीं था, ये कारण था। फिर कर रहा है कि लोन कैप वाज ड्यू टू लिक्विडिटी शॉर्टेज, देखिए लोन कैप जो 20% का रखा गया है, ठीक है, वो लिक्विडिटी शॉर्टेज के कारण नहीं है। आईबीयू हैव नो एक्सपोजर लिमिट ऑन और ऑनशोर मार्केट रिस्ट्रिक्शन, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है ए नंबर, ठीक है। याद रखिएगा कि 10% आपका ग्रुप बॉरोवर लिमिट है, ये पहली बात याद रखिए, ग्रुप बॉरोवर लिमिट है 10%। सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करना है, आप उसको डोमेस्टिक ब्रांच के साथ शेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि जो ऑनशोर यूएसडी आईएनआर ट्रेड है आईबीयू के द्वारा, ये एडिशनल रीजन है, कोई ऑनशोर यूएसडी आईएनआर ट्रेड नहीं हो सकता, दे आर बार्ड फ्रॉम ऑनशोर मार्केट ट्रेड, और फुल आरबीआई केवाईसी एमएल कॉम्प्लायंस चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में बोल देता हूं, देखो सेपरेट नॉस्ट्रो रखो, ठीक है,
10% एक्सपोजर है ग्रुप का, ग्रुप एक्सपोजर बोलते हैं, और केवाईसी तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। दे आर टॉकिंग अबाउट द आईबीयू एसएनआरआर अकाउंट। दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि देखो एचडीएफसी बैंक है, राइट, एचडीएफसी बैंक ने के आईबीयू को $50,000 फॉरेन करेंसी रेमिटेंस मिला सिंगापुर बेस्ड एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर से। सो द आईबीयू ऑफ द एचडीएफसी बैंक रिसीव अ $50,000 फॉरेन करेंसी रेमिटेंस फ्रॉम अ सिंगापुर बेस्ड नॉन रेजिडेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, अब एक्सपोर्टर ने बोला कि इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दो। एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट दिस टू आईएनआर, और इसको एसएनआरआर अकाउंट में होल्ड कर दो। कहां रखो? एसएनआरआर अकाउंट में पार्क कर दो, इसको पहले आईएनआर में कन्वर्ट कर दो। ये जो $50,000 मिला है फॉरेन करेंसी सिंगापुर बेस्ड एक्सपोर्टर से, और इसको ऐसा एसएनआरआर अकाउंट में पार्क करो। बाद में एक्सपोर्टर ने क्या किया कि $1,00,000 जो है इसका फॉरेन करेंसी लोन लिया ग्लोबल रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, राइट। उसने $1,00,000 का लोन लिया टू द सेम एक्सपोर्टर। आईबीयू ने लोन दिया भी एक्सपोर्टर फॉर द ग्लोबल मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, अब डोमेस्टिक टीम ने गलती से लोन को पीएसएल में इंक्लूड करने की कोशिश की। ठीक है, डोमेस्टिक टीम ने उसको प्रायोरिटी सेटल लैंडिंग में इंक्लूड करने की कोशिश किया, फिर लेकिन बाद में करेक्ट कर लिया। बाद में लिक्विडिटी गैप हुआ, आईबीयू ने इंटर आईबीयू बोरोइंग की इंस्टेड ऑफ आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो सवाल ये कर रहा है कि कौन सा रूल इन सभी डिसीजन को गाइड करता है? विच रेगुलेटरी रूल गाइडेड द डिसीजन? ऑप्शन ये कर रहा है कि देखो एसएनआरआर अकाउंट जो फंड हुआ था आईएनआर डिपॉजिट की तरफ फंड हुआ था, लोन पीएसएल से एक्सक्लूडेड है क्योंकि इस लोन का साइज छोटा है, और आईबीयू एसेस आरबीआई एमएसएफ फॉर लिक्विडिटी। बी कर रहा है कि देखो एसएनआरआर अकाउंट को फंड किया गया फॉरेन करेंसी रेमिटेंस के लिए, लोन पीएसएल से एक्सक्लूड होगा, और आईबीयू कुड नॉट यूज आरबीआई एमएसएफ सिंस आईबीयू आर सेल्फ लिक्विडेटिंग। सी कर रहा है कि एसएनआरआर अकाउंट डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट है और जो लोन पीएसएल की तरफ काउंट होगा क्योंकि ये एक्सपोर्टर के लिए है, और आईबीयू आरबीआई रेपो यूज करे लिक्विडिटी के लिए। और डी कर रहा है कि एसएनआरआर अकाउंट जो है इंडियन रेजिडेंट स्टेटस चाहिए, लोन पीएसएल टारगेट का पार्ट होगा, और आईबीयू जो है इंटर बैंक कॉल मनी को यूज कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपको एसएनआरआर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइए क्लियर कर लेते हैं। पहले यहाँ जो बार बार रिपीट हो रहा है एसएनआरआर, ये होता क्या था ये देख लेते हैं, और तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही आसानी से। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारा एसएनआरआर अकाउंट होता है ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट होता है। क्या होता है दोस्तों? ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट होता है। इसको एनआरआई या सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, इसको एनआरआई या जो हमारे नॉन रेजिडेंट एंटिटी हैं ये ओपन कर सकते हैं, या तो एनआरआई या तो नॉन रेजिडेंट एंटिटी से ओपन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसएनआरआर अकाउंट को फंड किया जाएगा फॉरेन करेंसी रेमिटेंस के माध्यम से। इसे फंड किया जाएगा कैसे? दे आर फंडेड बाय फॉरेन करेंसी रेमिटेंस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लोकल आईएनआर डिपॉजिट नहीं अलाउड है। तो दोस्तों क्या ये बताइए कि एसएनआरआर अकाउंट में पैसा फॉरेन रेमिटेंस से आता है? जी हाँ, एसएनआरआर अकाउंट में जो पैसा आता है वो फॉरेन रेमिटेंस से ही आता है। ठीक है, दूसरी बात, पीएसएल का क्या रोल है? कोई ऑनशोर मतलब डोमेस्टिक लैंडिंग नहीं अलाउड है। अच्छा, पीएसएल का क्या रोल है? आईबीयू लैंडिंग डज नॉट काउंट। प्लीज याद रखिएगा कि जो आईबीयू का जो लैंडिंग होता है दोस्तों, ये ग्लोबल बुक है, ये कोई डोमेस्टिक बुक नहीं है। इट इज द काइंड ऑफ ग्लोबल बुक, इट इज नॉट अ डोमेस्टिक बुक। इसका मतलब कि आईबीयू लोन को कभी भी प्रायोरिटी सेटल लैंडिंग में काउंट ही मत कीजिए, और ये डोमेस्टिक नेट बैंक क्रेडिट का पार्ट नहीं होता, इट नॉट अ पार्ट ऑफ एनबीसी। एनबीसी, एनबीसी होता है नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, लिक्विडिटी रूल क्या कहता है? व्हाट डज द लिक्विडिटी रूल फॉर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट सेज? लेट मी एक्सप्लेन। तो लिक्विडिटी रूल ये कहता है दोस्तों कि आईबीयू एक अलग वर्ल्ड होता है, ना सीआरआर, ना एसएलआर, कोई आरबीआई का विंडो भी नहीं होगा। ठीक है, कोई एमएसएफ नहीं होगा, कोई एलएएफ नहीं होगा। ठीक है, कोई रेपो एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईबीयू जो है ना एक ऑफशोर ब्रांच की तरह काम करता है इनसाइड इंडिया। दे वर्क लाइक एन ऑफशोर ब्रांच, दिस इज द रीजन। क्योंकि ये ऑफशोर ब्रांच की तरह काम करता है, दैट्स व्हाई दे आर सेल्फ लिक्विडेटिंग। अब ये बताइए कि आईबीयू एमएसएफ यूज कर सकता है? नहीं जी, नहीं यूज कर सकता। ठीक है, तो इसलिए आईबीयू ने क्या यूज किया? आईबीयू यूज करता है इंटर आईबीयू बोरोइंग। दे यूज इंटर आईबीयू बोरोइंग, राइट, दे आर अलाउड। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। हमने आपको तीनों कंसेप्ट समझा दिया जो मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। लेट्स सी द ऑप्शन दैट दे हैव गिवन। तो इफ यू सी द ऑप्शन नंबर ए, इट सेज दैट एसएनआरआर अकाउंट को आईएनआर डिपॉजिट से फंड होगा। नहीं जी, ये तो गलत है। कैसे आप एसएनआर अकाउंट को
एसएनआरआर अकाउंट को आप आईएनआर डिपॉजिट से फंड कैसे कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट, ये इज रॉन्ग, राइट। दूसरी बात है कि ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एसएनआर अकाउंट को फॉरेन का रेमिटेंस से फंड कीजिए। जी हाँ, लोन को जो है पीएसएल नंबर डालिए, बिल्कुल सही। और आईवीओ कुड नॉट यूज आरबीआई एमएसएफ, एग्जैक्टली बी नंबर सही है। सी कह रहा है कि एसएनआर अकाउंट जो है एक डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट है, नहीं, डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट नहीं है। और एक्सपोर्टर लोन जो है पीएसएल की तरह काउंट होगा, ये भी गलत है। और आईबीओ यूज आरबीआई रेपो फॉर लिक्विडिटी, ये भी गलत है। डी की बात कर ले तो एसएनआर रेजिडेंट ओनली, एसएनआर अकाउंट रिक्वायर इंडियन रेजिडेंट स्टेटस, दिस इज रॉन्ग। द लोन वाज पार्ट ऑफ द पीएसएल टारगेट, ये भी गलत है। एंड आईबीओ यूज इंटर बैंक कॉल मनी फॉर लिक्विडिटी, दिस इज नॉट लाइक अ डोमेस्टिक बैंक। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर इज बी, राइट। तो प्लीज रूल को याद रखिएगा कि देखिए फॉरेन रेमिटेंस ही एसएनआर अकाउंट को फंड करेगा, पहली बात। ग्लोबल बुक है ऐसा ये आईबीओ, तो इसमें कोई भी पीएसएल का नॉर्म नहीं अप्लाई होता है, पीएसएल कैलकुलेशन से एक्सक्लूड होता है। और लिक्विडिटी सेल्फ मैनेज होती है, सेल्फ लिक्विडिटी होती है, कोई एमएसएफ एमएसएफ काम नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इसको सेल्फ लिक्विडिटी। सब वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए बहुत सारे सवाल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। एसटीसीजी एसटीटी से रिलेटेड एक सवाल है, आईबीयू टॉपिक से रिलेटेड, मतलब हम लोग सब तरह के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं आपको छूटेगा। क्या कर रहा है दोस्तों? अल्फा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, राइट, एक यूएस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। और प्रीवियसली इसने इंडियन डेरिवेटिव मार्केट को अवॉइड किया क्योंकि ट्रांजेक्शन टैक्स काफी ज्यादा था, ठीक है। और दूसरी बात की डोमेस्टिक मार्केट आवर जो है उसके यूएस वर्क के स्केड्यूल से क्लाइंट के साथ, देखिए पहले ये इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करता था क्योंकि एसटीटी इतना ज्यादा लगता था कि प्रॉफिट का मजा ही खत्म। और ट्रेडिंग का जो टाइमिंग था वो 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक था, ठीक है। तो इस कारण से उनके यूएस ऑफिस आवर बिल्कुल मैच नहीं करते, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब सीन चेंज होता है जब वो शिफ्ट हो जाता हो गया आईएफएससी बीयू में, राइट। अब शिफ्टिंग हो गया आईएफएससी बैंकिंग आईबीयू में, ब्रांचेस में, यहाँ सब कुछ उनके फेवर में हो गया, ठीक है। सवाल ये कर रहा है कि व्हाट कोर आईएफएससी आईबीयू बेनिफिट ड्रोव अल्फा ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इंडियन मार्केट। बताइए क्यों इनमें शिफ्ट हुआ? पहले वो अवॉइड करते थे डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब वो अवॉइड नहीं कर रहे हैं, क्या क्या से चेंज आया? तो ऑप्शन ये कर रहा है कि देखिए हायर एसटीटी रेट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, 8 hour ट्रेडिंग विंडो एंड मैंडेटरी न्यू डॉक्यूमेंटेशन। बी कर रहा है जीरो एसटीटी सीडीटी, वेव्ड एसटीसीजी ऑन डेरिवेटिव, 22 hour ट्रेडिंग, नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। सी कर रहा है ओनली कमोडिटी ट्रेडिंग अलॉट, 12 hour विंडो। और डी कर रहा है मैंडेटरी डोमेस्टिक रेजिडेंसी। अब बताइए क्यों ये शिफ्ट किए? पहले तो इनको सही नहीं लग रहा था, पहले तो वो डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो निवेश कर रहे हैं, क्या कारण है? वाई दे आर इन्वेस्टिंग, दैट्स द क्वेश्चन। चलिए पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि देखिए जीरो एसटीटी जीरो सीटीटी, एसटीटी भी जीरो रहेगा और सीटीटी भी जीरो होगा, समझे? मतलब ट्रेड करो बिना टैक्स के टेंशन के। अगर आप जीरो टैक्स सुन के खुश होते हैं तो कमेंट कीजिए जीरो टैक्स, ठीक है। दूसरी बात एसटीसीजी की बात कर लें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, ऑन डेरिवेटिव, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेरिवेटिव, इसे वेव किया गया। देखिए डोमेस्टिक मार्केट में एसटीसीजी लगता है, पर आईएफएससी आईबीयू में डेरिवेटिव पर पूरा का पूरा एसटीसीजी माफ है। और एक और बात, क्या आपके हिसाब से इन्वेस्टर को यह बेनिफिट अट्रैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको जो आपने डेरिवेटिव में निवेश किया है उस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर कोई आपको टैक्स नहीं भरना है। फिर तीसरा फायदा है कि 22 hour ट्रेडिंग होता है। मतलब भाई साहब ये तो ग्लोबल ट्रेडर के लिए ड्रीम की तरह है। डोमेस्टिक मार्केट तो 6 घंटा चलती है, पर आईएफएससी आईबीयू तो 22 घंटा नॉन स्टॉप ट्रेडिंग विंडो है। यूएस, यूके, सिंगापुर सब टाइम जोन को कवर करता है, ठीक है। तो 22 घंटे नॉन स्टॉप ट्रेडिंग विंडो है और आता है न्यू डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि अल्फा ग्लोबल बैंक को ऑनबोर्डिंग के लिए कोई नई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे पड़े, राइट। नो न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर ऑनबोर्डिंग। ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ऑनबोर्डिंग लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। चलिए वापस को सवाल पे आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, व्हाट डज ऑप्शन नंबर ए सेज? आइए देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए करा है कि हायर एसटीटी, हायर एसटीटी दोस्तों नहीं, हायर एसटीटी तो है ही नहीं, या जीरो एसटीटी सीटीटी, वेव्ड एसटीसीजी, 22 आवर ट्रेडिंग, नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, बी इज द करेक्ट वन। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई एसटीटी सीटीटी नहीं लगता, पहली बात। फुल्ली वेव्ड एसटीसीजी ऑन डेरिवेटिव, 22 आवर ट्रेडिंग विंडो, simplified onboarding with no extra document for eligible FPI. Because of this reason, you know, it is quietly, it is hard, very well preferred. So lower tax, longer hour, light documentation, these are the keyword to remember. Now let's have a look at the next question. अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना हमारा यूनिट नंबर 10 से रिलेटेड, अभी तक हम लोग 9 को डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी आर मूविंग टू यूनिट नंबर 10। तो एक सुपर केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जो पूरा बैंकिंग इवोल्यूशन, प्री नेशनलाइजेशन, राइज इन सेविंग सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए क्या कर रहा है कि मोहनपुर एक छोटा सा सेमी अर्बन टाउन है बिहार में। 1955 की बात हो रही है। एक प्राइवेट बैंक ब्रांच होती थी। सब मैनुअल अकाउंटेंट पासबुक हाथ से लिखते थे, लेजर मैनुअली मेंटेन होती थी और गांव वाले बैंक तक आ भी नहीं पाते क्योंकि रीच ही कम था। फिर आया 1967, 1967 में क्या हुआ, इस 1967 जैसे आया तो इस साल लोकल फार्मर की कैश क्रॉप से आमदनी बहुत बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो सेविंग बढ़ी तो ब्रांच विजिट बढ़े, राइट। फिर आता है दोस्तों 1969, 1969 का नेशनलाइजेशन। यहां क्या हुआ कि इंडिया का बैंकिंग हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था ये, राइट। तो आपको बताइए कि नेशनलाइजेशन हुआ और फिर 1975 के बाद जो है ये बैंक जो ने 2 करोड़ पब्लिक सेविंग मोबिलाइज किया और इस फंड से कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट फाइनेंस किया। तो कुल मिलाकर ये 4 सिचुएशन आपके सामने दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैप कर रहा है इनके बैंकिंग जर्नी को। तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, देखिए प्री नेशनलाइजेशन, राइज इन सेविंग, नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन। बी कर रहा है प्री नेशनलाइजेशन, राइज इन सेविंग, नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन। मतलब ऑप्शन वही है, लेकिन बस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईयर में लिखा है, जैसे 1925 में लिखा है मैनुअल ऑपरेशन लिमिटेड रीच, 1967 में लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइविंग ब्रांच विजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या लगता है दोस्तों? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा ही कि 1955 में क्या हुआ, इसको बोलते हैं प्री नेशनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन होता था, रीच बहुत कम था, यानी कि मैनुअल ऑपरेशन और लोअर रीच, रूरल पीपुल जो है बैंक से कनेक्टेड ही नहीं थे। फिर 1967 में क्या हुआ, सेविंग बढ़ा क्योंकि फार्मर का इनकम बढ़ा, वीकली डिपॉजिट बढ़ा तो ये सेविंग बढ़ा। फिर 69 में क्या हुआ, 69 में आ गया हमारा नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच को ओपन किए गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन गोल था, राइट। ये हमारा नेशनलाइजेशन का पार्ट है। फिर नेशनलाइजेशन के बाद आया 1975 का समय, 2 करोड़ पब्लिक सेविंग कलेक्ट किया गया। कितना दोस्तों? 2 करोड़ पब्लिक सेविंग को कलेक्ट किया गया, राइट। इससे जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट को फंड किया गया, दे आर यूज टू फंड द इरिगेशन प्रोजेक्ट, राइट। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इंडियन बैंकिंग का इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ है, पहले मैनुअल था, राइट। ए नंबर करेक्ट है, एग्जैक्टली जो पॉइंट ए में लिखा है वही सही है। पहले हमारा मैनुअल हुआ करता था, राइट। मैनुअल के बाद सेविंग में बूम आया, राइट। आमदनी बढ़ी तो लोग सेविंग करने लगे। फिर नेशनलाइजेशन वाला फेज आया, फिर आ गया हमारा डेवलपमेंट वाला फेज। इस प्रकार से चेंजेस आए हैं। अब थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 1980s के 4 मेजर बैंकिंग कंसेप्ट की हिस्ट्री में। देखिए सीन है हमारा 1969 का, राधा जो कि रूरल मध्य प्रदेश की हैंडलूम इंटरप्रेन्योर है, उसने 1969 में 1979 में, देखिए लिखा है ना 1979 में यहाँ पे क्या कर रहा है कि 50,000 का लोन अप्लाई किया था और प्राइवेट बैंक ने तुरंत सैंक्शन कर दिया था, ठीक है। लोकल प्राइवेट बैंक से उसने लोन लिया था 50,000 का। और फिर उसके बाद 1980 तक इंडिया में हाउस होल्ड सरप्लस सेविंग और स्मॉल बिजनेस क्रेडिट डिमांड बहुत बढ़ रही थी। 1980s में क्या हुआ था कि हाउस होल्ड सरप्लस सेविंग और क्रेडिट डिमांड ये बढ़ने लगा था, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। फिर 1980 का सेकेंड फेज आता है कि सरकार ने 6 और प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, आपको बताया था ना, पहले तो 1969 में हुआ था, फिर 1980 में 6 और को नेशनलाइज किया गया। तो राधा की बैंक उनमें से एक था, ठीक है। नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं।
तो सवाल ये है कि नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ। सरकार ने फाइनेंशियल आउटरीच बढ़ा दी, राधा का गांव में नया ब्रांच खुला और बैंकिंग एक्टिविटी स्काई रॉकेट की। तो इसमें यही कह रहा है दोस्तों कि कौन सा सीक्वेंस 1980s बैंकिंग कंसेप्ट करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सेकंड फेज नेशनलाइजेशन, बैंकिंग ग्रोथ बाय 1980, एएलपीएम एंड मैकेनाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ टेक एडॉप्शन। फिर कह रहा है बैंकिंग ग्रोथ बाय 1980, सेकंड फेज नेशनलाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ टेक एडॉप्शन, एएलपीएम एंड मैकेनाइजेशन। सी कह रहा है एएलपीएम एंड मैकेनाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ टेक एडॉप्शन, सेकंड फेज नेशनलाइजेशन। और डी में अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेशनलाइजेशन का मेन गोल क्या था, प्रॉफिट, रूरल रीच या प्राइवेट मोनोपोली। रूरल रीच मेन पर्पज यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको इंक्लूड किया जाए, रूरल रीच पर बनाया जाए। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए, बैंक जब गवर्नमेंट कंट्रोल में आया तब वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर भी मिला। एफिशिएंट बैंकिंग कैसे काम कर रहे थे, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटेड थे, ठीक है, स्पीड थी, एक्यूरेसी थी, राइट। ये स्टार्ट यहां से स्टार्ट होता है हमारा बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, राइट। मतलब आपको क्या लगता है टेक एडॉप्शन बैंक में क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है स्पीड, एक्यूरेसी एंड लास्टली एफिशिएंसी, राइट। अब देखिए 1985 में क्या हुआ कि बैंक ने मैनुअल लेजर एंट्री को रिप्लेस कर दिया एएलपीएम से, राइट। जो हमारा मैनुअल लेजर एंट्री था ना, उसको बैंक ने एएलपीएम से रिप्लेस कर दिया। एएलपीएम क्या होता है? एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीन, राइट। तो पासबुक अपडेट टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, राधा और पूरी विलेज को रिलीफ मिला। ये स्टेप कौन सा रिप्रेजेंट करता है? एएलपीएम एंड मैकेनाइजेशन। तो एएलपीएम का मेन काम क्या है जी? कैश काउंटिंग है, लेजर पोस्टिंग है, लोन अप्रूवल है, तो लेजर पोस्टिंग है। तो कौन सा सीक्वेंस सही है जी? अब देखिए बैंकिंग ग्रोथ बाय 1980s, पहले हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग ग्रोथ बाय 1980s कैसे हुआ था। आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक वी आर हियर, राइट। हाँ, यहाँ पे हम लोग तो बैंकिंग ग्रोथ बाय 1980, तो इसमें सरप्लस सेविंग काफी ज्यादा बढ़ा था और क्रेडिट डिमांड भी बढ़ा था, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड फेज का नेशनलाइजेशन। ये कब हुआ? 1980s में हुआ। गवर्नमेंट ने 6 और बैंक का कंट्रोल ले लिया। इससे क्या हुआ कि वाइडर रीच हुआ, पॉलिसी कंट्रोल में आया। राधा के गांव में न्यू ब्रांच आउटरीच एक्सपेंशन हुआ। फिर आ गया हमारा टेक एडॉप्शन, बिगिनिंग ऑफ टेक एडॉप्शन, यानी ग्लोबल एफिशिएंसी से इंस्पिरेशन लेकर बैंक शिफ्ट होने लगी। फिर आता है हमारा एएलपीएम एंड मैकेनाइजेशन, यानी मैनुअल लेजर को हटा के एएलपीएम बना। ये लगभग आपको मैं बता दूं कि 1985 में हुआ था, 1985 में, ठीक है। फास्टर पोस्टिंग, क्विकर पासबुक। तो इस सीक्वेंस से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा है, पहले तो आपका ग्रोथ हुआ 80 के पहले, फिर नेशनलाइजेशन आया, 80 में नेशनलाइजेशन आया, फिर टेक्नोलॉजी पुश किया गया और फिर एएलपीएम लाया गया 85 में, एएलपीएम मैकेनाइजेशन। प्लीज बताइए यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक और सवाल देख लेते हैं आईबीयू से रिलेटेड। आईएफएससीए पे हमने सवाल नहीं देखा था, इस पे भी एक सवाल कर लेते हैं। तो ये रियल लाइफ केस स्टडी है, राहुल और प्रिया के रेमिटेंस आउटकम का डिफरेंस है। देखिए राहुल क्या कर रहा है कि राहुल जो है यूके से रेमिटेंस कर रहा है। राहुल एक एनआरआई है, यूके में काम करता है, ठीक है। ये राहुल अपनी इंडियन पीएसयू बैंक का सिक्योर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस पोर्टल यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राहुल क्या कर रहा है, ही यूजेज इज इंडियन पीएसयू बैंक सिक्योर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस और 500 यूरो भेजता है और बस 2 घंटे में जो है ट्रांसफर आ जाती है। प्रिया क्या कर रही है? प्रिया अफ्रीकन है और अटेम्प्ट एन आइडेंटिकल ऑनलाइन ट्रांसफर बट रिसीव इमीडिएट रिजेक्शन। सवाल ये कर रहा है कि व्हाट एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्टिंग आउटकम। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि राहुल यूजेज द पीएसयू बैंक व्हाइल प्रिया यूजेज प्राइवेट बैंक। बी कर रहा है कि राहुल ट्रांसफर वाज अंडर 1000 पाउंड एंड प्रिया ट्रांसफर ओवर 1000 पाउंड। सी कर रहा है कि राहुल एफएटीएफ कंप्लायंट लोकेशन made him eligible while Priya non-FATF location violated the service. डी कर रहा है प्रिया did not have an Indian bank account linked to her NRI profile. दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, रूल समझ लीजिए, तुरंत आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तो रूल ये कहता है दोस्तों कि देखिए ऑनवार्ड रेमिटेंस का रूल है। पहली बात तो ऑनवार्ड इनवार्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देखिए सबसे पहले तो आपके पास सिक्योर बैंक पोर्टल हो, बैंक पोर्टल रहेगा तभी तो आप ये कर पाएंगे। उसके बाद आपका ग्लोबल एक्सेस हो, उसके बाद आपका रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस हो। तो राहुल ने सिक्योर पीएसयू बैंक पोर्टल यूज किया,
FATF कंप्लायंट कंट्री से ट्रांजेक्शन की, RBI नॉर्म फॉलो किया। तो FATF कंप्लायंस रूल यही कहता है दोस्तों, व्हाट डज FATF कंप्लायंस रूल सेज? इट सेज दैट ओनली केवल और केवल FATF कंप्लायंट जो कंट्री होते हैं, राइट, वही उनके लिए ही ऑनलाइन रेमिटेंस अलाउड होता है। ओनली फॉर देम ऑनलाइन रेमिटेंस इज अलाउड। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, जो हमारे नॉन FATF नॉन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट कंट्री हैं, उनका ऑटोमेटिक रिजेक्शन होगा। FATF जानते हैं ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग को कंट्रोल करता है। तो आप देखिए क्या यही कर रहा है ना कि राहुल सक्सीड यही हुआ क्योंकि राहुल यूके कंट्री में था, और यूके आपको पता है कि FATF कंप्लाइंट है, क्वेश्चन में भी मेंशन है, दे आर FATF कंप्लाइंट। तो चूंकि राहुल का कंट्री FATF कंप्लाइंट है और सिक्योर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस हो रहा है, राइट, इसी कारण से, तो इसीलिए राहुल वाला सक्सेस हो गया, 2 घंटे में पैसा आ गया। लेकिन प्रिया का जो कंट्री है अफ्रीका वाला, ठीक है, नॉन FATF कंप्लाइंट कंट्री है, और RBI और बैंक सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते हैं। समझे? तो बहुत सिंपल सा सवाल था कि FATF कंप्लायंस बहुत जरूरी है, ये आप देख सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम लोग IFSCA पे। यहाँ पे सवाल है आपके सामने कि देखिए HSBC का IBO गिफ्ट सिटी में पहले अपना होम कंट्री रेगुलेटर PRA का 8% क्रेडिट रिस्क वेट फॉलो करता था क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट लोन के लिए। दैट मींस HSBC IBO in the gift city initially followed the UK Prudential Regulation Authority that called PRA 8% credit risk weight for cross border corporate loan। अब 2024 में क्या हुआ कि IFSCA ने एक डायरेक्टिव इशू की दैट क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट लोन के लिए 10% रिस्क वेट मैंडेटरी है। ठीक है, तो HSBC IBO ने तुरंत अपना रिस्क फ्रेमवर्क अपडेट किया। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। बाद में क्या हुआ कि एक इंडियन HNI ने 2 करोड़ का INR लोन मांगा डोमेस्टिक रियल एस्टेट परचेज के लिए। इसको डोमेस्टिक रियल एस्टेट परचेज तक आना था, 2 करोड़ का INR लोन मांगा। ठीक है, तो HSBC IBO ने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब सवाल ये कर रहा है कि व्हाई डिड HSBC IBO एडजस्ट इट्स क्रेडिट रिस्क वेट एंड रिजेक्ट द HNI INR लोन रिक्वेस्ट? क्यों इनको अपना क्रेडिट CRW को एडजस्ट करना पड़ा और इन्होंने क्यों लोन को रिजेक्ट किया? ऑप्शन ये कर रहा है कि देखो IFSCA हैज नो अथॉरिटी ओवर IBO, सो IBO फॉलो PRA नॉर्म, INR लोन आर बैंड टू अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशन। बी कर रहा है कि IBO सीज टू IFSCA रिस्क वेट नॉर्म, राइट, and rejected INR loan because IBO are restricted to foreign currency only transaction। C कर रहा है कि the PRA forced the IBO to change its risk weight। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि IFSCA mandate all IBO to use INR for HNI loan। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए पहले कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसमें IFSCA कौन किसको ओवरराइड करता है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो HSBC का IBO गिफ्ट सिटी में पहला अपना होम कंट्री रेगुलेटर PRA का 8% क्रेडिट रिस्क वेट फॉलो कर रहा था क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट लोन के लिए। सब IBO में इनिशियल फेज में होम रेगुलेटर फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं, राइट। तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? होम रेगुलेटर फर्स्ट, यानी जितने भी IBO है ना इनिशियल फेज में होम रेगुलेटर फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं। तो 2024 में यही हुआ ना कि IFSCA ने डायरेक्टिव इशू किया कि जितने भी क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट लोन है इनके लिए 10% रिस्क वेट मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो IFSCA है ये PRA से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो HSBC IBO ने तुरंत अपना रिस्क फ्रेमवर्क अपडेट किया। आपको क्या लगता है IFSCA के अंदर कौन फाइनल अथॉरिटी है? आपको पता है दोस्तों IFSCA के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है वो IFSCA है। डोमेस्टिक इंडियन लोन का क्या हुआ? एक इंडियन HNI ने 2 करोड़ का INR लोन मांगा डोमेस्टिक रियल एस्टेट परचेज के लिए, HSBC IBO ने रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट की? क्योंकि IBO साफ साफ बोलता है कि देखो हम फॉरेन करेंसी बिजनेस करते हैं, वी डू द फॉरेन करेंसी बिजनेस, राइट। कोई INR लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई INR डिपॉजिट नहीं लेंगे, कोई INR ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो फिर बैंक ने क्या ऑफर किया? एक $2,40,000 का लोन दिया ओवरसीज प्रॉपर्टी के लिए, बिल्कुल अलाउड है। तो चलिए क्या लगता है दोस्तों, पहली बात रिस्क बेस्ड एडजस्टमेंट क्या हुआ? रिस्क बेस्ड एडजस्टमेंट हुआ क्यों? क्योंकि देखिए रिस्क बेस्ड एडजस्टमेंट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि यूके का जो PRA रूल है, यूके का जो PRA रूल है वो क्या कहता है? वो बोलता है 8%। यूके PRA रूल से 8%, लेकिन IFSC का ओवरराइड पावर है, IFSCA का ओवरराइडिंग पावर होता है, प्लीज याद रखिएगा। जो भी चीज IBO के अंदर है या IFSCA के अंदर है उसमें इसका ओवरराइडिंग पावर होता है। तो 2024 का जो डायरेक्टिव आया कि यूज मिनिमम 10%,
तो इसीलिए HSBC का जो IBU है वो IFSC को फॉलो करेगा, इसीलिए उसने अपडेट किया, क्योंकि यहाँ पे होम रूल लगेगा, है ना। IFSC राइट कर सकता है। लोन रिजेक्शन का तो कारण आपको पता ही चली गया होगा, क्योंकि वो केवल और केवल INR में डील कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो डोमेस्टिक इंडियन एक्टिविटी के लैंड कर ही नहीं सकते, वो केवल लोन और देंगे तो फॉरेन करेंसी में देंगे, समझे। तो इसका सही जवाब क्या है? So what is the correct answer to this question? I think it is the last question of today's session. Yes. ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि ए कर रहा है कि आपका IFSC है नो अथॉरिटी, नो, इट इज रॉन्ग। बी कर रहा है कि IBU स्विच टू IFSC रिस्क वेट नॉर्म, यस। और IBU लोन आर रिजेक्टेड टू